हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 4 जनवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या-क्या है वो हम देखेंगे। तो इससे बढ़ने से पहले आपको हमारा आपका स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी अकेडमी पे, वेब्स अकेडमी पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी, वहाँ पे आपको इस सारी क्लासों का नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का फर्स्ट जो हमारा जो क्या कह रहा है कि challenges aplenty फॉर रूरल और ट्राइबल माइग्रेंट ग्रुप्स इन आपका साइटिंग टीबी रिपोर्ट। ठीक है, क्या कह रहा है कि जैसे मतलब टीबी का एक हमारे भारत में लक्ष्य था ट्यूबरकुलोसिस का कि 2025 तक इसको क्या करना है, अंत करना था। ठीक है, इसको उन्मूलन कर देना था। ठीक है, जो रोग है। लेकिन हालिया के जो हाल ही में रिपोर्ट जो दिया है, उसके अनुसार क्या कहा जा रहा है कि जो आदिवासी समुदाय हैं और आपका ग्रामीण समुदाय है एवं प्रवासी समुदाय इसके रास्ते में जो लक्ष्य के रास्ते में एक बड़ी चुनौती बन रहा है। तो ये है आपका खबर है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टीबी होता क्या है। ठीक है, तो देखिए टीबी एक कैसा है, संक्रामक रोग है यानी इन्फेक्शियस रोग है, जो मुख्य रूप से क्या होता है आपका लंग्स जो होता है ना उसको प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। जैसे हार्ट आपका इससे भी प्रभावित होता है। ओके, लिवर आपका भी ये प्रभावित करता है। आपको आगे मैं बताऊंगा कैसे होता है। टीबी होता कैसे है, ये है आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, तो इससे टीबी होता है। और इसका जो ये रोग हवा में फैल सकता है हवा के माध्यम से। आपको एक चीज़ और याद रखने वाली है कि इ आपके क्वेश्चन्स इस तरीके से बनाया जाता है कि मतलब कौन-सा टीबी मतलब कौन-सा बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी जीवाणु जनित रोग कौन-सा आता है, तो आप लोग याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम है। ठीक है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जो फैलता है आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब जब टीबी से संक्रमित व्यक्ति जब खाँसता, छींकता, बोलता या बैक्टीरिया में हवा फैल जाता है, जैसे कोई छींक रहा है, खाँस रहा है, तो क्या होगा हवा में ऐसे फैलेगा और जो भी इस हवा के संपर्क से व्यक्ति आएँगे, तो उनको भी टीबी होने की आशंका होती है, ओके? संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टीबी के लक्षण क्या होते हैं, सिम्पटम्स क्या होते हैं? तो ये क्या होता है ना आपका कि अगर 2 हफ्तों से ज़्यादा आपको खाँसी हो गया, बलगम में खून आना, बुखार शाम को ज़्यादा आ रहा है, वज़न कम हो रहा है, रात में पसीना आ रहा है, तो ये क्या है आपका थकान हो रहा है। तो ये सब क्या है लक्षण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ टीबी कितने होते हैं। तो देखिए पहला है क्या है हमारे कि अंगों के आधार पर टीबी के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए फेफड़ों की टीबी जिसको पल्मोनरी टीबी बोला जाता है, ये क्या होता है सबसे सामान्य कॉमन होता है। ये अधिकतर लोगों को ये आपको प्रभावित करता है कौन आपका फेफड़ों की टीबी यानी पल्मोनरी टीबी। ओके, फेफड़ों को प्रभावित करती है ये, खांसी, बलगम में खून आता है, बुखार जैसे लक्षण होते हैं। सबसे अधिक संक्रामक जो अभी मैं आपको बता रहा था यही करता है। आपका अंगों के आधार पे क्या हो गया, आपका दूसरा हो गया फेफड़ों के बाहर जो टीबी रहता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी रहता है। वो क्या होता है कि फेफड़ों के अलावा अन्य अंग को भी, जैसे आपका हड्डी को भी, दिमाग को भी, ये सब क्या है लिम्फ नोड को, किडनी को आपको ये प्रभावित करता है। जिसको आपका स्पाइन टीबी कहा जाता है, पोट्स डिजीज़ भी बोला जाता है, टीबी मेनिंजाइटिस भी बोला जाता है, जो दिमाग को करता है। आपका गाँठ बन जाता है, ये भी टीबी के कारण ही बनता है, यानी ये अंगों का आँतों का जो देखिए टीबी बनता है, ओके? तो ये किडनी टीबी होता है। ये क्या होता है आपका, ये कम संक्रामक होता है, ये जो होता है कम संक्रामक होता है, लेकिन ज़्यादा गंभीर हो सकता है। दूसरा है दवा प्रतिक्रिया के आधार पर टीबी को भी प्रकार में बदला गया है कि कितने प्रकार के। एक ड्रग सेंसिटिव टीबी होता है, जो सामान्य कॉमन जो टीबी होता है, जैसे डॉट्स एक आपका दवा का आप एडवर्टाइज भी देखते होंगे पहले, अगर आप टीवी देखते होंगे तो उसमें ये क्या था है कि उससे ठीक होता था, लगभग 6 महीने का उसमें टाइम पीरियड रहता था। तो ये हो गया आपका ड्रग सेंसिटिव टीबी। दूसरा होता है क्या कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, जो डीआर-टीबी कहलाता है। इसमें क्या होता है ना कि जब टीबी की दवाएँ असर नहीं करती है, तो इसको मल्टी ड्रग जो रेजिस्टेंट टीबी जो 2 मुख्य दवाओं से असर नहीं होगा इसमें, और एक होता है एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो ज़्यादा दवाओं से असर नहीं है। इलाज लंबा होता है, महँगा होता है और कठिन भी होता है। और एक चीज़ और है, एक इसका एक और आधार पे इसका
किया गया है, जो आपका संक्रमण के आधार पे भी इसको टीबी को प्रकारित किया। जैसे लेटेंट टीबी, जो शरीर में बैक्टीरिया मौजूद है, लक्षण नहीं आता है, पता है दूसरों को नहीं फैलता है, वैसा भी टीबी होता है। और एक होता है आपका एक्टिव टीबी, जो लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन दूसरों में फैल सकती है। तो ये हमारा टीबी के बारे में इतना हो गया। और टीबी जो है आपका उन्मूलन में प्रमुख चुनौतियाँ क्या आ रहा है, तो अब हम लोग देखते हैं, जो हम लोग न्यूज़ से जोड़ते हैं। तो इतना हम लोग क्या जाने पहले कि टीबी के बारे में जाने, तो आपको ओवरऑल नॉलेज हो गया कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट है कि आपको करंट के साथ-साथ आपका स्टैटिक्स पोर्शन जो भी है, आपका जो जनरल स्टडी का भी पोर्शन है, वो आपका पूरा होते जाए। क्योंकि आपको जब तक टीबी के बारे में समझ ही नहीं आएगा, तो टी ये आप पढ़ के फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है, मेरा ये ऐसा मानना है। आपको कैसा ये आज का मतलब इस तरीके का लगता है, वो आप अपना फीडबैक आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रदान कीजिएगा। आपका कमेंट जो होता है, आपका फीडबैक जो होगा, हमारे लिए मतलब एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि हमें और अलग क्या करना है, ये हमें बताएगा। और हमारा चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जो हमारा एक छोटा-सा लक्ष्य है आपका 1 के का, ठीक है? तो ये आप हमें पर्याप्त मात्रा में अभी तो नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ जैसे आप एक लक्ष्य है तो उस लक्ष्य तक हमें पहुँचाइए, ताकि हमें प्रोत्साहित आपको मुझे भी आपसे और भी कुछ लाने का मतलब इससे मोटिवेशन मिलेगा। आपका जो सब्सक्राइब होता है ना, वो हमें प्रोत्साहित करता है कि नहीं आप और अलग कीजिए और कुछ नया लाइए, तो ये होता है, ठीक है? और अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि टीबी के उन्मूलन में प्रमुख चुनौतियाँ क्या आ रहा है? तो ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियाँ जैसे शुरू में ही है, तो आप न्यूज़ से अब जोड़ रहे हैं इसको कि ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियाँ क्या हैं? जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है ना कि अभी भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उनकी कमी है। जैसे आपका प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है, जाँच सुविधा नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं वहाँ पे आते हैं, ओके? समय पर निदान मतलब डायग्नोसिस भी नहीं हो रहा है, आपका उपचार भी नहीं हो पाना। ये सब क्या है, गरीबी और कुपोषण के कारण संक्रमण जो हो जाता है, अधिक हो जाता है। और साथ-साथ क्या है, जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा का भी गाँव में अभी भी ग्रामीण इलाकों में कमी है। परिणाम क्या हो जाता है इसका कि टीबी का देर से पता चलता है। जैसे लोगों लिटरेसी मतलब उनको पता ही नहीं है टीबी के बारे में, तो वो पता ही नहीं चलता है, उनको लगता है कि चलो बुखार लग रहा है तो लग रहा है, सर दर्द हो रहा है आपका। तो ये होता है, इसी कारण होता है कि देर से पता चलता है, मृत्यु दर भी बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि आदिवासी समुदायों की समस्या क्या है कि वो एक दुर्गम और दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों के किनारों पे रहते हैं। तो ये है दुर्गम है, जहाँ पे क्या है उनका एक संस्कृति एवं भाषाई भी बाधाएँ बन जाती है। उनका कल्चर में ये सब जो हम अभी मतलब जो इंडिया के और बाकी चीज़ों से उन लोग का थोड़ा-सा कल्चर उन लोग का अलग है, भाषा अलग है, जिससे समझने और जानने में भी दिक्कतें आती है। अधिक कुपोषण हो जाता है, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली है, सामाजिक कलंक भी है, जैसे स्टिग्मा जो के कारण इलाज से भी बचना होता है। जैसे क्या होता है ना, कहीं-कहीं कि बाधाएँ होता है कुछ समुदायों में ये मतलब ट्राइबल में कि इनको क्या माना जाता है कि अगर आप ये टीबी है तो आप इसका इलाज कर रहे हैं या डॉक्टरों से संपर्क कर रहे हैं, तो उसको एक कलंक माना जाता है। तो यही बता रहा है कि सामाजिक कलंक के कारण भी इलाज से बचते हैं लोग। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका टीबी का अधिक प्रसार होने लगता है और राष्ट्रीय औसत से भी अधिक टीबी प्रसार हो जाता है। जो अभी 2025 का हमारा जो लक्ष्य है, उसमें ये बड़ी चुनौतियाँ बन रहा है। अब थर्ड में क्या है, माइग्रेंट जो है, प्रवासी आबादी की विशेष चुनौतियाँ क्या है कि रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है कि प्रवासी श्रमिकों को टीबी देखभाल में गंभीर बाधाएँ झेलनी पड़ती है। कैसे? हाई मोबिलिटी, बार-बार स्थान बदलते ही रहते हैं। एक जगह से आज यहाँ है, तो कल वहाँ है। मतलब ऐसे-ऐसे मतलब दर-बदर मतलब ये कहीं न कहीं अपना स्थान बदलते ही रहते हैं। और इनकी नौकरी है, असुरक्षा है, इसके कारण ही ये एक दूसरे आज यहाँ मिला है काम तो कल वहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से इनका इन्फॉर्मल ये एम्प्लॉयमेंट है, ओके? आपका फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रहते तो इनको स्थान बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हेल्थ एक्सेस की कमी है, आपका मतलब स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में कमी है इनके। इलाज के दौरान राज्य और शहर बदलने से
क्या होता है कि बीच में ही इनका जो एक कोई भी चीज़ का आपका पीरियड रहता है, वो पीरियड के पहले ही मतलब एक टाइम पीरियड के पहले ही ये चेकअप या दवाओं को छोड़ देते हैं, क्योंकि इलाज के दौरान ही राज्य से कभी बाहर चले गए, कभी आए, कभी नहीं आए, तो इस तरीके से अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिएगा तो आपका सही होने वाला नहीं है, तो ये भी है। इलाज बीच में छूट जाना, ठीक है? ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का खतरा इनको ज़्यादा रहता है। दवाइयों पर ही काम चला रहे हैं और कोई मतलब डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं, बस एक दवा ले लिए और वही खाते रहें। अन्य संरचनात्मक समस्याएँ भी हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक असमानताएँ भी पाया जाता है, जैसे गरीबी, अशिक्षा, असंगठित क्षेत्र में रोज़गार के कारण लोग समय पर जाँच और इलाज नहीं कर पाते हैं, ठीक है? इसमें क्या है कि आपका गरीब लोग अपना डायग्नोसिस नहीं करवा पाते हैं अच्छे जगह, क्योंकि गाँव में क्या है कि स्वास्थ्य प्राइमरी हेल्थ केयर उतनी अच्छी है नहीं, तो इन लोग आप शहरों में जाकर पैसों के अभाव में ये जाँच अपना नहीं करवा पाते हैं, जिससे क्या होता है इलाज नहीं हो पाता है और टीबी मतलब ज़्यादा फैल जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं तक आसमान मतलब पहुँच है टीबी जिससे क्या है टीबी नियंत्रण में को कमज़ोर कर रही है। सेकंड क्या है हमारा कि कुपोषण एक न्यूट्रिशन जो है, ये भी एक बड़ी समस्या है। कुपोषण टीबी का प्रमुख जोखिम कारक होता है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली टीबी संक्रमण और मृत्यु दरें बढ़ा देती है। सहरोग मतलब आपको कॉमॉर्बिडिटीज़ जो एक रहता है कि जैसे डायबिटीज़ हो गया, एचआईवी एड्स हो गया, फेफड़ों की बीमारियाँ हो गया, ये टीबी के उपचार को और जटिल बना देता है। सहरोग मतलब जैसे जो टीबी के इलाज की अवधि को और विफलता के जोखिम की ओर बढ़ाते ही जाता है। और हमारा जो फोर्थ जो है समस्या आपका संरचनात्मक में कोविड-19 महामारी का प्रभाव अभी भी देखा जा रहा है। जैसे जिसमें क्या होता है कि महामारी के दौरान क्या था कि टीबी जाँच और नोटिफ़िकेशन में गिरावट आया था और इलाज में रुकावट हो गया, स्वास्थ्य साधनों का भी डायवर्जन आ गया। इससे क्या हुआ टीबी उन्मूलन की गति धीमी पड़ गई थी। पड़ गई है। ओके? तो आज जो हमारे हैं कि भारत सरकार द्वारा क्या-क्या पहलें चलाई गई है, तो पहला पहल है आपका नेशनल जो ट्यूबरकुलोसिस जो एलिमिनेट प्रोग्राम है, यानी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, ये चलाया गया है। लक्ष्य क्या था आपका टीबी मुक्त भारत 2025 तक। निक्षय पोर्टल जहाँ पे मरीजों की निगरानी किया जाएगा, निक्षय पोषण योजना, पोषण सहायता मतलब पोषण इससे आपको न्यूट्रिशन दिया जाएगा, ठीक है? तो ये इसके लिए आपका भारत सरकार पहल चलाया है। कदम इनका भारत सरकार का। तो हमारा आप समाधान क्या दीजिएगा? तो समाधान में देखिए पहला क्या है कि अभी तक जो प्राप्त नहीं कर पाए हैं उसके लिए कि नीति एवं शासन स्तर पर क्या करना चाहिए? टारगेटेड मतलब लक्षित पहुँच अपनाना चाहिए। जैसे ग्रामीण, आदिवासी, प्रवासी समुदायों के लिए अलग-अलग रणनीति आप लाइए। जिससे क्या होगा कि आपको नेशनल जो आपका राष्ट्रीय जो क्षय रोग उन्मूलन प्रोग्राम को और मजबूत करने की आवश्यकता है। समय पर इससे क्या होगा, समय पर जाँच होगा, इलाज और फ़ॉलो अप भी किया जाएगा। फिर है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मतलब प्रवासियों के इलाज के लिए निरंतरता इससे आएगी, कोऑर्डिनेशन से, इंटर स्टेट से। ओके, दूसरा क्या है हमारा, क्या समाधान दीजिएगा कि स्वास्थ्य ढाँचे जो है का सुदृढ़ीकरण करना चाहिए। जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी जेनेक्स आपका और ट्रू नेट जैसी सुविधाएँ जाँच सुविधाएँ को भी आपको प्रोवाइड करवाना चाहिए। मोबाइल टीबी क्लिनिक्स और टेलीमेडिसिन की आवश्यकता है। आपका प्राइमरी हेल्थ केयर और में दवाओं को निरंतरता उपलब्ध की ज़रूरी है। आपका थर्ड में है कि समुदाय आधारित समाधान भी ज़रूरी है, जैसे आशा हो गया, एनम हो और स्थानीय एनजीओ की भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए। भाषा संस्कृति अनुरूप जो आईईसी का उसको ये क्या करेगा जागरूकता फैलाना चाहिए। टीबी से जुड़े कलंक को कम करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टीबी हो गया तो ये आप कलंकित हैं। ये एक बीमारी है, ठीक है? जो किसी को भी हो सकता है। तो ऐसे आपको जागरूक लाना पड़ेगा समझ आपको सॉरी कंपटीटर्स थोड़ी-सी मेरा मेरे साथ प्रॉब्लम है, वो समाप्त हो गया, ओके। तो आगे बढ़ते हैं कि हम लोग कहाँ थे आपको कि क्या करना है कलंकित मतलब जो कलंक से जोड़ा जाता है किसी बीमारी को, तो इससे क्या है इन लोग को समझाने की आवश्यकताएँ हैं। आगे हम लोग जब बढ़ते हैं कि प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष उपाय कीजिए, जैसे पोर्टेबल जो होता है टीबी केयर जिसको निक्षय जो पोर्टल ज है
उस पर ये आपका निक्षय के ज़रिए ये ट्रैकिंग किया जा सकता है पोर्टल के जैसे। तो नॉन नोटिफाइड जो सेटलमेंट है जैसे झुग्गियाँ अस्थायी बस्तियों के लिए भी आपका नेशन वाइड मैपिंग की ज़रूरत है कि कहाँ क्या है, उसमें भी आपका झुग्गी-झोपड़ियों में भी आपको मैपिंग करवाना चाहिए। कार्यस्थल पर स्थल आधारित टीवी स्क्रीनिंग भी करने की आवश्यकता है। आपका 5वां क्या कह रहा है कि पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा क्या है कि निक्षय पोषण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। कुपोषण को दूर करने के लिए जो पीडीएस सिस्टम है और आईसीडीएस है, आपको इससे क्या है एकीकरण इसको इंटीग्रेट करना चाहिए। टीबी प्लस डायबिटीज एचआईवी की इंटीग्रेटेड केयर होनी चाहिए, एक साथ एकीकरण करके इसको होना चाहिए। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो ये 6 नंबर हमारा क्या कह रहा है आपका कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पर भी नियंत्रण लाने की आवश्यकता है, इलाज बीच में ना छूटे, इसीलिए एडेरेंस मतलब सपोर्ट की आवश्यकता है। जल्दी पहचान कीजिए और सेकंड लाइन ड्रग्स की उपलब्धता की भी ज़रूरत है। मरीज केंद्रित मतलब पेशेंट सेंट्रिक देखभाल की आवश्यकता है। तो आपको इस मतलब जो अभी हम लोग मुद्दा पढ़े उसका आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। तो क्या है हमारा आज का मेंस का क्वेश्चन कि भारत में क्षय रोग जो है टीबी उन्मूलन के प्रयासों के बावजूद ग्रामीण आदिवासी एवं प्रवासी समुदाय में टीबी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। इसके कारणों का विश्लेषण करते हुए समाधान सुझाएं। तो आप 150 शब्द में आप लिख सकते हैं और हमारा टेलीग्राम वेब्स अकेडमी 24 आपका जो है उस पे आप सबमिट कीजिए, आपको जांच करके आपकी जो त्रुटियां होंगी वो आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज का जो है एमसीक्यू भी है इसका। तो ट्यूबरकुलोसिस किस प्रकार का रोग है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल रोग है, तो ये सी हो जाएगा आपका। भारत ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो आपका 2025 तक। आपको आपका एमसीक्यू का भी लगाया जाता है यहाँ पे। करेक्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस कोर्ट डिलेज। ओके, क्या है कि खबर क्या है कि भारत के जो सीजीआई है ना जो अभी बिहार में मतलब शिलान्यास करने गए थे, मतलब कुछ उद्घाटन करने गए थे पटना हाई कोर्ट के परिसर में 7 नई इमारतों का शिलान्यास किए, ठीक है। इसमें क्या है कि न्यायिक अधिकारियों के लिए ये ई एनुअल कॉन्फिडेंटल जो रिपोर्ट है उसका प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किए। इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा कि तकनीकी का सही उपयोग देरी कम कर सकता है। अगर हम तकनीक का टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करेंगे जो कोर्ट में मतलब अभी पेंडिंग केस है उसको कम कर सकता है तकनीक के माध्यम से और प्रतिशत मतलब ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगा, आपको न्याय भी अधिक सुलभ बन सकता है। ओके, तो क्या है आपका हम लोग पहले देखते हैं कि क्या केस कितना लंबित है, क्या है जो। तो कुल लंबित मामले जो हैं, जो संसद में सरकार जो लिखित उत्तर के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ मतलब 5.49 करोड़ है जो मामले विभिन्न स्तरों की अदालतों में अभी मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जिसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 90,000 यानी 90-91,000 केस है जो आपका पेंडिंग है। उच्च न्यायालयों में 63 लाख आपका 63,406 मामले लंबित है और सबसे ज़्यादा जिला और अधीनस्थ न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं लगभग 4 करोड़ 84 लाख आपका 57,343 मामले पेंडिंग है। तो कुल मिलाकर मामला जो है कि बैकलॉग का भी भयानक संख्या अदालतों पर दबाव डाल रहा है। तो यही है चीज़। आपका इसका जो लंबित है ये सब केस जो पेंडिंग है उसका कारण क्या है? तो ये हम लोग जानेंगे। तो पहला है कि जजों की भारी कमी है। भारत में जो आपका मतलब आपका जनसंख्या और जज का जो अनुपात है देखा जाता है तो बहुत ही कम होता है और स्वीकृति पदों पर भी बड़ी संख्या में रिक्तियाँ होता है। नतीजा क्या हो जाता है? इससे क्या होता है? मामलों की सुनवाई में धीमी पड़ जाती है। दूसरा होता है जिला और निचली अदालतों पर अत्यधिक बोझ है। लगभग 90% मामला तो निचली अदालतों में है और अधीनस्थ मामलों में ही लंबित है। तो वही है संसाधन और वहाँ क्या है कि आपका संसाधन और मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और प्लस में स्टाफ की भी वहाँ पे कमी है और तकनीक का भी कमी है।
ठीक है। थर्ड में है कि बार-बार स्थगन होना, एडजर्नमेंट होना, मतलब क्या होगा कि वकीलों की अनुपस्थिति हो गया, गवाहों का पेश नहीं किया जा रहा है, प्रशासनिक कारण, ये सब क्या है, एक ही केस को बार-बार ये क्या करता है, खींचता है। तो इससे भी आपका केस पेंडिंग होते चला जाता है। प्रक्रियात्मक जो जटिलता क्या आता है, जैसे जाँच हो गया, चार्जशीट हो गया, समन हो गया, गवाही हो गया, ये सब में क्या हो जाता है, देरी कर दिया जाता है। आईपीसी, सीआरपीसी की लंबी प्रक्रिया होती है, तो इस ये और क्या करता है कि प्रोसेस को और जटिल बनाते जाता है। इससे भी क्या होता है कि आपका केस होता है पेंडिंग बढ़ जाता है। 5वां क्या बोल रहा है कि सरकार सबसे बड़ी वादी मतलब बिगेस्ट क्या क्या है कि सरकार द्वारा क्या होता है अनावश्यक अपीलें किया जाता है, नीति संबंधी मुकदमा हो जाता है। इससे क्या होता है कोर्ट पर और भी मतलब बोझ बढ़ते जाता है। थ स स 6 क्या है कि अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा है, ठीक है? हमारे पास जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं है। जैसे कोर्ट रूम नहीं है आपका, रिकॉर्ड रूम नहीं है, स्टाफ की कमी है, ये सब क्या है आपका बुनियादी ढाँचा ही ढाँचा क्या है आपका कमी है। तकनीक का असामान्य उपयोग होता है, डिजिटल डिवाइडेड अभी बना हुआ है। किसी कोर्ट में सबसे अच्छा है, तो कहीं आपका किसी राज्य के कोर्ट में बहुत कम है या कोई जिला में कमी है। तो ये डिवाइड आपका करता है, डिजिटल डिवाइड भी करता है। क्योंकि नॉलेज को भी आप कोई भी कर्मी जो है बहुत कम कर्मी हैं जो आपका कुशल है। फिर 7वां कह रहा है क्या कोविड-19 का भी प्रभाव देखा जा रहा है कि लंबे समय तक नियमित सुनवाई बाधित रहा, मामलों का ढेर लग गया। 8वां क्या कह रहा है कि अल्टरनेट जो डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन है एडीआर का समिति का उपयोग जो क्या है कि आपका सही से ढंग से नहीं हुआ। जैसे मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालतों का पूरा उपयोग नहीं कर पाया गया है, नहीं कर पाए। ठीक है? न्यायपालिका और तकनीक क्या है सीजीआई का वक्तव्य अब मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सीजीआई जो है हमारे जो वक्तव्य दिए और तो उसका क्या महत्व है? जैसे इसमें जो आपका जस्टिस सूर्यकांत जो हमारे बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो उसका महत्व क्या है? जैसे क्या होता है इससे क्या होगा कि न्याय में देरी का समस्या जो है कि भारत में अदालतों में लाखों मामले लंबित है। तो इससे क्या होगा कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड की स्थिति आ गई है। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या कर रहा है आपका इससे क्या है कि हमारा जो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो 21 है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत जो त्वरित न्याय के अधिकार से जुड़ा मुद्दा होता है ना, तो वो कहीं न कहीं ये क्या है मुद्दा जुड़ रहा है और इसका उल्लंघन हो रहा है। आपका दूसरा क्या वो बोल रहे हैं कि तकनीकी कैसे देरी कम कर सकता है? तो कैसे देरी कम कर सकता है सीजीआई के अनुसार? तो क्या कह रहे हैं कि केस डिस्पोज़ल में तेज़ी आ सकती है। ई-फाइलिंग होगा, ई-लिस्टिंग होगा, डिजिटल केस मैनेजमेंट आएगा। इससे क्या होगा कि पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी में बड़ी वृद्धि आएगा, ऑनलाइन ट्रैकिंग कर लिया जाएगा, ईएसीआर जैसे डिजिटल मूल्यांकन प्लेटफ़ॉर्म आपका वहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। एक्सेस टू जस्टिस में सुधार आएगा, जैसे बुजुर्गों, दिव्यांगों, दूर-दराज के क्षेत्रों को लोग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वर्चुअल जैसे हाइब्रिड हियरिंग होगा, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों होगा। यही एक्सेस टू जस्टिस का वास्तविक परिभाषा है। तो इन्होंने जस्टिस आपका सूर्यकांत जी ने ये बोले हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आया था ईएसीआर प्लेटफ़ॉर्म का महत्व क्या है? तो जुडिशियल ऑफ़िसर जो होते हैं कि मतलब वार्षिक जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है, अब क्या होगा कि ऑनलाइन भी फ़ाइल करेंगे, प्रोसेसिंग और मॉनिटर भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि देरी जो हो रहा था उसमें कमी आएगी, मानवीय हस्तक्षेप घटेगा, पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी। तो ये आपका कहीं न कहीं आपका जो बोले कि कैसे कम हो सकता है, तो ये आपका बताएँ। ठीक है? तो हम लोग समाधान अब देखते हैं, तो क्या और समाधान हो सकता है? तो पहला तो होता है कि मानव संसाधन में सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे जजों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाइए, विशेषकर पुराने मामलों के लिए ये फास्ट ट्रैक कोर्ट लाइए आपका। कोर्ट स्टाफ जैसे क्लर्क, स्टेनोग्राफर का जो कमी है उसको पर्याप्त नियुक्तियाँ कीजिए। आपका दूसरा क्या है आपका तकनीकी का आपका प्रभावी उपयोग करने की आवश्यकता है। जैसे ई-कोर्ट प्रोजेक्ट का पूर्ण आपका क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है। ई-फाइलिंग, ई-समन्स, ई-लिस्टिंग, वर्चुअल हाइब्रिड्स हियरिंग ये सब करने की आवश्यकता है। एआई आधारित भी केस मैनेजमेंट जैसे सुपेस जो है आपका कर सकते हैं इस तरीके से। थर्ड क्या है न्यायिक बुनियादी ढाँचा, जैसे नए कोर्ट बनाइए कोर्ट रूम बनाइए, रिकॉर्ड रूम बनाइए, डिजिटल एक्वायर कीजिए।
जिला अदालतों को प्राथमिकता, जैसे क्योंकि 90% केस वहीं लंबित है, तो सबसे पहले की प्रायोरिटी सबसे पहले कहाँ जाता है आपका, जिला अदालत को दीजिए, ताकि आपका जो बोझ है वो केसों का जो बोझ है वो कम हो सके। प्रक्रिया जो प्रोसीज़रल जो रिफ़ॉर्म्स है, ये प्रक्रिया सुधार भी होने की जैसे स्थगन जो बार-बार किया जाता है कि कोई गवाह नहीं आया, तो उस पर सख्ती बरतिए, ठीक है? समय-समय पर समय सीमा आधारित ट्रायल लाने की ज़रूरत है। समन गवाही की डिजिटल ट्रैकिंग भी करने की आवश्यकता है। और जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जैसे लोक अदालत बनाइए, मध्यस्थता बनाइए, सुलह करवाइए, छोटे और दीवानी मामलों को कोर्ट से बाहर ही निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार की भूमिका में सुधार लाने की आवश्यकता है, जैसे सरकार को रिस्पॉन्सिबल लिटिगेंट बनाना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी मामला अनावश्यक अपीलों से बचना चाहिए। विभागीय विवादों के लिए भी प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म की उपयोग करने की आवश्यकता है। विभाग आपका 7वां क्या हो रहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग भी करने की आवश्यकता है। जो अभी बिहार में कैपेसिटी बिल्डिंग का एक अच्छा उदाहरण जो अभी शिलान्यास करके आ रहे हैं, वो भी बन सकता है। जो अभी वहाँ पे भी जुडिशियल अकेडमी की मतलब बनाया गया है। तो ये आपकी भूमिका को मजबूत करेगा। न्यायिक अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे है कि आपके लिए क्वेश्चन्स है मेंस का कि भारत में न्यायालयों में मामलों की भारी आपका क्या है पेंडेंसी है, यानी मतलब क्या है कि लंबित है। एक्सेस टू जस्टिस को कमजोर करती है। ये क्या कर रहा है, लंबित मामले एक्सेस टू जस्टिस को कमजोर कर रहा है। इसके कारणों की चर्चा करते हुए तकनीक आधारित और संस्थागत सुधारों को सुझाव दीजिए। तो आप लिख सकते हैं वेब्स अकेडमी 24 पर आप सबमिट कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन का आंसर चेक किया जाएगा। ओके, फिर एक और आता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का संबंध किस मूल अधिकार से। तो अभी पढ़े हम लोग आर्टिकल 21। अगला मुद्दा हमारा क्या कह रहा है कि इंडिया सिल्क वैल्यू चेन टू क्रॉस रुपीज 1,10,10,000 करोड़ रुपया। ओके, तो 1,10,000 करोड़ रुपया का मतलब आपका चैन वैल्यू बना है। क्या कह रहा है खबर में, क्या कह रहा है कि भारत की जो रेशम उद्योग है ना और मूल्य श्रृंखला है, अब कितना कह रहा गया है कि 1,10,000 करोड़ पार करने वाली है। यह कृषि से लेकर हस्तशिल्प और वैश्विक निर्यात तक फैली हुई पूरी मूल्य से मतलब चैन वैल्यू को ये कह रहा है, दर्शा रहा है। सरकार और उद्योग दोनों ने इसे बढ़ावा देने के लिए कई योजना और निवेश बढ़ाए हैं। तो भारत में पहले हम लोग देखते हैं कि रेशम के उद्योग की स्थिति क्या है। तो पहला देखते हैं उत्पादन और पैदावार। भारत वैश्विक उत्पादन में रेशम में क्या है, दूसरा है, सेकंड है। ये याद रखिएगा, सेकंड है। ये आपका प्रीलिम पॉइंट्स है। तो क्या कीजिएगा कि वैश्विक रेशम उत्पादन में भारत कौन सा रैंक पे आता है, तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। प्रमुख उत्पादन राज्य कौन-कौन है, तो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, असम है, पश्चिम बंगाल है। तो ये सब क्या है, राज्य जो हैं भारत के, वो सबसे प्रमुख उत्पादन राज्य हैं। आपका रेशम का प्रकार कितना कैसा कैसा होता है, तो मलबरी सिल्क होता है जो सबसे अधिक उत्पादित होता है। एक इरी सिल्क होता है, एक मुगा सिल्क होता है, एक तसर सिल्क होता है। तो इतने प्रकार के हमारे देश में इसका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। आपका ये दूसरा क्या है कि रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, मतलब कैसा है, इसमें काम कर रहा है आपका रेशम के लिए। तो रेशम उद्योग में लगभग 70 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। कौन, आपका रेशम उद्योग ग्रामीण और महिला श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण रोजगार का स्रोत प्रदान करता है। यह महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी देता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पहले ये इतना हम लोग जान लिए कि कितना क्या है स्थिति। अब क्या है कि इसके बारे में जानते हैं कि रेशम है क्या। तो रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जो सिल्क वर्म जो है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, ये सिल्क वर्म कीड़ा होता है, उससे प्राप्त होता है। रेशम का उपयोग जो होता है कपड़े, फैशन, हस्तशिल्प, सजावटी में आपका किया जाता है। ये सबसे मुलायम होता है, चमकदार होता है और टिकाऊ भी होता है। तो इसलिए इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए भारत में रेशम उद्योग का इतिहास क्या रहा है, तो प्राचीन काल में क्या रहा है ना, रेशम उत्पादनों का हज़ारों साल पहले से ही भारत में होता रहा है। जैसे महाभारत रामायण में रेशम वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। कला और शाही वस्त्रों के लिए भी रेशम का उपयोग किया जाता था। अब यहाँ पे आपको देखेंगे सेकंड क्या है कि मध्यकाल में क्या स्थिति थी। तो मुगल काल 16वीं और 18वीं शताब्दी में रेशम का उत्पादन और व्यापार
क्या था, चरम पर था। मुगल दरबार ने क्या कहा था कि रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया था और तसर, मुगा और इरी सिल्क का उस समय क्या था, विशेष महत्व था। कब? मुगल समय में। अब ब्रिटिश काल क्या किया था कि ब्रिटिश शासन ने रेशम रेशम जो उत्पादन था और उसका निर्यात पर नियंत्रण किया था। स्थानीय कारीगर, ग्रामीण परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए थे। कुछ क्षेत्रों में रेशम की खेती और कारीगरी में गिरावट भी आई थी। तो ये स्थिति थी। और स्वतंत्र भारत के बाद क्या किया गया आपका, रेशम के बाद, रेशम के लिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने क्या किया कि सेरीकल्चर, जो इसको सेरीकल्चर कहा जाता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो 1948 में स्थापित किए, जिससे रेशम उत्पादन करना, प्रशिक्षण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। आपका सिल्क समग्र मिशन जैसे हालिया योजना के माध्यम से पूरी मूल्य श्रृंखला को विकसित किया जा रहा है अभी। अब भारत की वैश्विक स्थिति क्या है रेशम में? तो वर्तमान में दुनिया में जो मलबरी सिल्क का उत्पादन होता है ना, उसमें दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है? मुगा और इरी सिल्क विश्व में विशिष्ट पहचान मतलब रखता है भारत का। निर्यात और वैश्विक मांग के लिए भारत की मूल्य जो श्रृंखला है, जो अभी जो हम लोग देख रहे थे, 1,10,000 करोड़ का पार करने जा रही है। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में रेशम उद्योग का इतना महत्व क्यों है, मतलब रेशम उद्योग का महत्व क्या है। तो आर्थिक महत्व हम लोग जब देखते हैं तो रेशम उद्योग मतलब 1,10,000 करोड़ श्रृंखला पार कर चुका है। ठीक है, मूल्य श्रृंखला जो चैन वैल्यू है वो पार कर चुका है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एमएसएमई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। रेशम निर्यात विदेशी मुद्रा जो है अर्जन करने में सहायक है। और फैशन हो गया, होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उच्च मूल्य वाली वस्तुएं भी ये क्या पैदा करती है। सेकंड क्या है कि हमारा मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ये कर रहा है। कैसे? रोजगार सृजन। आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग कितना है, 70 लाख लोगों को रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण इलाके, आदिवासी क्षेत्र, महिलाओं को ये सशक्त बनाता है और रोजगार प्रदान करता है। स्किल वर्निंग डिजाइनिंग, आपको स्किल वर्किंग डिजाइनिंग हो गया, रिसर्च में स्किल डेवलपमेंट की सुविधा है। आपका महिला सशक्तिकरण कैसे बनाता है कि जैसे सिल्क उत्पादन हो गया, आपका बीनिंग हो गया, हैंडलिंग में बड़ी संख्या में महिला भागीदारी निभा रहे हैं। ग्रामीण महिला समुदाय को आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय क्षमता में सुधार इससे आ रही है। संस्कृति और विरासत क्या है, कल्चर सिग्निफिकेंस। भारतीय रेशम का इतिहास हजारों वर्ष का है और आपका मूंगा हो गया, तसर हो गया, इरी जैसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। रेशम भारत की जो संस्कृति का एक पहचान को प्रदर्शित करता है। आपका परंपरागत जो सिल्क वस्त्र है, जैसे साड़ियाँ हो गया, पारंपरिक परिधान, पर्यटन हो गया, हस्तशिल्प में ये योगदान प्रदान करता है। पांचवा क्या है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा और ब्रांडिंग जो होता है, ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो भारत का रेशम उद्योग जो है विश्व बाजार में विशिष्ट पहचान रखता है। जीआई टैग वाले रेशम उत्पाद विशेष मूल्य और मांग बनाते हैं। जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को पहल के लिए भी ये अवसर प्रदान करता है। छठा हमारे लिए क्या महत्व है, सरकारी योजना और नीतिगत महत्व क्या है। आपका सिल्क जो समग्र मिशन, रेशम मूल्य श्रृंखला का समग्र विकास करना, जिसके कारण ही अभी 1,10,000 का करोड़ का आपका मूल वैल्यू बना हुआ है। सिल्क इंडिया ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, जैसे सिल्क उद्योग में गुणवत्ता और डिजाइन में सुधार आ सके। ग्रामीण और महिला रोजगार के लिए समग्र आर्थिक सशक्तिकरण भी प्रदान कर रहा है। अब विशेष इसमें कुछ फैक्ट है, वो आप याद रखिएगा फिल्म के लिए कि असम की जो मुगा सिल्क जो है सिर्फ भारत में ही उत्पन्न होती है। इसको जीआई टैग प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा कि जो असम की मुगा सिल्क है वो सिर्फ भारत में ही उत्पन्न होता है और आपका जीआई टैग भी प्राप्त। वेस्ट बंगाल की तसर सिल्क आदिवासी इलाकों में विकसित होता है। तो देखिए यहाँ आदिवासियों का भी वहाँ का जीवन यापन, लाइफ स्टाइल में चेंज लाया होगा। आपका रेशम उद्योग में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी है। स्पिनिंग के लिए, रियरिंग के लिए, वेविंग के लिए, ये सब महिलाओं का भागीदारी ज़्यादा है इसमें। आपकी एक और पढ़े थे, सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो होता है ये कब स्थापना हुआ था इसका, जो आपका 1948 में। भारत सरकार के अंतर्गत, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ
आपका टेक्सटाइल के अंदर आता है, सॉरी कृषि मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? भारत में रेशम उत्पादन और उद्योगों को समग्र विकास करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु है, कर्नाटक में, जो इंडिया का। ठीक है? भारत में प्रमुख रेशम प्रकार में कौन सा मतलब प्रकार में से कौन सा है? ठीक है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन है, ओके, एमसीक्यू। भारत में प्रमुख रेशम प्रकार में कौन सा है? तो आपका कौन सा है? आपका मलबरी है, ठीक है? मलबरी है। आप एक चीज़ आप देखे होंगे कि ये बोर्ड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप पीछे देखिएगा कि कॉफ़ी बोर्ड का आपका क्वेश्चन यूपीएससी में तक का यूपीएससी में भी आया हुआ है। तो इसलिए मैं बोर्ड के बारे में भी थोड़ा-सा बता रहा हूँ, तो आप लोग नोट करते आप लोग जाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का अगला मुद्दा जो हमारा है, क्या है कि कॉटन प्राइसेस जो है अप एज इम्पोर्ट ड्यूटीज रीस्टोर्ड। क्या है कि मतलब कि भारत में जो कॉटन की कीमतें बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि आपका जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो है ना, आपका आयात शुल्क पुनः लागू कर दिया गया कि आप आयात नहीं कर सकते, इसलिए बाहर से नहीं आ रहा है, तो इसलिए महंगा हो गया है। इसमें मतलब आयात शुल्क बढ़ाने का उद्देश्य क्या था सरकार का? तो घरेलू किसानों की फसल की कीमतें को स्थिर करना था। इससे क्या होगा कि विदेश से आयात कम होगा और घरेलू कपास की मांग बढ़ेगा। कपास मूल्य वृद्धि से टेक्सटाइल उद्योग और कॉटन या मैन्युफैक्चरर्स भी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कपास है क्या? पहले कपास के बारे में जानते हैं। तो कपास एक प्राकृतिक फाइबर है। देखिए, रेशम भी एक प्राकृतिक फाइबर प्रोटीन था, और ये कपास भी एक प्राकृतिक फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, जो गॉसिपियम नामक पौधे से आपका निकलता है। गॉसिपियम नामक पौधे से निकलता है, तो याद रखिए, गॉसिपियम नामक पौधे से ये प्राप्त होता है। इसका उपयोग जो होता है मुख्यतः कहाँ? तो कपड़े में, टेक्सटाइल में, रोप्स में, आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी इसका उपयोग होता है। गुण क्या है कि ये मुलायम होता है, शोषक होता है, एब्जॉर्बेंट कर लेता है, ठीक है? और टिकाऊ भी होता है और ब्रेथेबल भी होता है। भारत में कपास का उत्पादन क्या है? क्या स्थिति है भारत में? तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास में, देखिए, रेशम में भी और कपास में भी, और तीसरा सबसे निर्यातक भी है, कि जो बाहर भी भेजता है। तो ये याद रखिए, थर्ड हो गया उत्पादक, और सेकंड हो गया आपका उत्पादक, और थर्ड हो गया आपका एक्सपोर्ट में। प्रमुख राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, पंजाब हो गया, कर्नाटक हो गया। ये देखिए, महाराष्ट्र के बारे में आया था कि सबसे ज़्यादा कपास कहाँ उत्पादन किया जाता है, तो आप महाराष्ट्र लगाइएगा, तो ये आपका महाराष्ट्र सही आंसर था। तो ये देखिए, पढ़ते हैं तो हम लोग पीछे का भी रिकॉल होते जाता है। जैसे आप कपास के प्रकार भी होते हैं, मुख्य किस्में कौन सा है? जैसे लॉन्ग स्टेपल कॉटन, जो हाई क्वालिटी वाला होता है, जहाँ कहाँ-कहाँ? गुजरात और पंजाब में। और मीडियम स्टेपल कॉटन जो होता है, महाराष्ट्र और तेलंगाना में उत्पादन किया जाता है इसका। आपका इसके लिए सूटेबल क्लाइमेट क्या होना चाहिए? तापमान कम से कम आपका 21 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। आपका कपास एक उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल फसल है, क्रॉप्स है। अत्यधिक ठंडा मतलब -15 डिग्री से, या अत्यधिक गर्म -35 डिग्री के फसल को नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये दोनों स्थिति नहीं आना चाहिए, नहीं तो फसल आपका बर्बाद हो सकता है। दूसरा क्या है, आपका रेनफॉल कितनी आवश्यकता होता है? तो 60 से 120 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। संतुलित वर्षा जरूरी है, अत्यधिक वर्षा से इसके रोग और बुआई को प्रभावित कर देता है। अधूरी वर्षा भी इरिगेशन द्वारा सहारा लिया जा सकता है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो कपास गहरी उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को पसंद करता है, तो इसलिए याद रखिएगा, जो लोमी मिट्टी हो जाता है, ब्लैक जो और एलुवियल सॉइल में सबसे आपका उपयुक्त इसका होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ गया है कि किस, तो आपकी काली मिट्टी में इसकी जो होती है आपका कपास के लिए उपयुक्त होता है। हैवी क्ले सॉइल में रूट को खतरा हो जाता है। तो ये यहाँ पे आपका क्या है, आपका मिट्टी इसके लिए कैसे होना चाहिए? चौथा क्या है कि ये धूप और
मतलब इसके लिए सनलाइट किस तरीके कपास को पूरा दिन भर की धूप की चाहिए, लंबी धूप, उष्णकटिबंधीय मौसम फाइबर। तो यही है आपको जो मैं पीछे बताया था। इसका इम्पोर्टेंस क्या है आपका मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज हाइक, जो हाइक किया गया आपका इम्पोर्ट ड्यूटी, तो उसका महत्व क्या है? देखिए क्या हो गया इससे कृषक और घरेलू उद्योग के लिए असर क्या हो गया कि डोमेस्टिक कॉटन जो फार्मर्स के लिए आयात शुल्क बढ़ने से क्या हो गया कि घरेलू का जो कीमतें हैं वो सुरक्षित हो गया घरेलू कपास का। जिससे क्या होगा कि किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट से बेहतर लाभ भी मिलेगा। एमएसपी इस पे मिलता है आपका कॉटन पे, तो इससे क्या होगा कि बेहतर लाभ भी पड़ा सक अब दूसरा क्या है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा? आपका रॉ मटेरियल महँगा होगा लेकिन उत्पादन लागत बढ़ेगी। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर भी असर पड़ सकता है। तो ये इसका क्या है आपका प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है। आयात शुल्क का जो महत्व क्या रहेगा, आयात शुल्क डोमेस्टिक प्राइस सपोर्ट टूल के रूप में कार्य करेगा और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक और निर्यातक आपका थर्ड होने के कारण वैश्विक कीमतों के झटकों से डोमेस्टिक मार्केट को सुरक्षित रखने की एक तरह का उपाय है। अब कपास का महत्व क्या है? अब यहाँ पे हम लोग इसका महत्व देखते हैं, वो देखते हैं। क्या आर्थिक महत्व क्या है हमारा कि कपास भारत की मुख्य कैश क्रॉप एक कैसा है कैश क्रॉप है, नकदी फसल है। ये याद रखिएगा। यह टेक्सटाइल इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री का मुख्य कच्चा माल है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कस्बा और तीसरा आपका निर्यातक है, तो 3-4 बार ये आपका आ गया है, तो ये याद रखिएगा। आपको छोटे एग्ज़ामों में भी ये काम देगा, ऐसा कोई छोटा और बड़ा एग्ज़ाम का यहाँ पे मैटर नहीं है, लेकिन ये आपको सभी सभी एग्ज़ामों में ये आपको आपके लिए इम्पोर्टेंस है। कपास की वैल्यू चेन अभी कितना हो गया? 1,10,000 करोड़ पार करने वाली है। दूसरा क्या है कि रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या करता है कि कपास की खेती जो और उससे जुड़े उद्योग कम से कम 70 लाख लोग जो अभी डाटा हम लोग को बताया गया है, विशेष रूप से ग्रामीण और क्षेत्रीय आदिवासी इलाकों में रोजगार का प्रमुख स्रोत माना जाता है। हैंडलूम, स्मॉल स्केल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी महिलाओं का बड़ी हिस्सेदारी इसमें लिया जाता है। आपका होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए महत्व क्या होता है कि यार्न हो गया, फैब्रिक्स हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स का मुख्य कच्चा माल कपास होता है। कॉटन टेक्सटाइल जो होता है उद्योग भारत की एक्सपोर्ट अर्निंग में योगदान प्रदान करता है। एमएसएमई हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया के लिए भी एक बैकबोन की तरह ये कपास कार्य करता है। कृषि नीति और एमएसपी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी का महत्व क्या होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस द्वारा किसानों की आय सुनिश्चित करा दिया जाएगा। इम्पोर्ट ड्यूटी जैसे क्या होगा कि बाहर से अगर नहीं आएगा तो इनका एक एक सुरक्षित आय आप मतलब सरकार निश्चित करवा सकेगा। इम्पोर्ट ड्यूटी जैसे क्या होगा कि बाहर से जब नहीं आएगा तो इनका जो माल रहेगा वो कम से जो महँगा मिलेगा। तो महँगा मिलने से क्या होगा कि इनकी आय जो है, आय में किसानों की आय बढ़ेगी। जो एक लक्ष्य है किसानों की आय को दुगनी करना है, तो वो कहीं न कहीं ये लक्ष्य तक पहुँचा सकता है। आपका इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट पॉलिसी जो से डोमेस्टिक मार्केट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी बैलेंस किया जा सकता है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो आपका है किसानों की खरीद और मूल्य स्थिरीकरण में मदद देता है। आपका पाँचवाँ क्या है कि महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है कपास उत्पादन में आपका गिनिंग गिनिंग किया जाता है, वेविंग किया जाता है। ये सब में महिलाओं का सक्रिय भागीदारी रहता है। ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण में कॉटन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो क्या है कि भारत का कपास जीआई टैग सिल्क प्रोडक्ट के साथ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भी इंटरनेशनल डिमांड का बढ़ावा दे रहा है। जिससे क्या होगा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो पहल का के तहत क्या है कि अवसर ये प्रदान करेगा। अब एक होता है कॉटन बोर्ड जो होता है, आपको रेशम का वो बोर्ड जो सिल्क बोर्ड हम पढ़ाए थे, अभी देखिए कॉटन बोर्ड जो है, की स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। आपका कानूनी आधार ये कॉटन कंट्रोल एक्ट 1961 के तहत आया था। पहले ये क्या था कॉटन कमेटी एक्ट 1949 के तहत ये बना हुआ था, लेकिन अब क्या आ गया कॉटन कंट्रोल एक्ट 1961 के तहत ये कार्य करता है। मुख्यालय कहाँ है ये इसका? मुंबई में है और उसका याद रखिएगा आपका कहाँ है? कर्नाटक में है, बेंगलुरु में। प्रमुख उद्देश्य क्या है कि भारत में कपास उत्पादन करना, उस पर रिसर्च अनुसंधान करना और बाजारों को विकसित करना। तो ये इसका क्या है आपका उद्देश्य है। अब हमारा जो आज का मतलब इसका एमसीक्यू है वो आप बताइएगा भारत में कौन-सा प्रमुख राज्य कपास का उत्पादक है? तो हम लोग पढ़े थे कि कौन-कौन है आपका तो आप क्या है आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, पंजाब हो गया तो इसलिए हमारा ए आंसर हो जाएगा।
भारत में कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान क्या है? तो 21 से आपका 30 डिग्री। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? तो आप अपने हमारे जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में जाके अपना फीडबैक दे सकते हैं। और आपके लिए आज एक मैराथन करंट का आने वाला है, तो आप प्लीज़ वो जाइए और मतलब रेडी हो जाइए कि आपके लिए मैराथन क्लास जो करंट का ही आएगा 1 जनवरी से 1 जनवरी 2025 से आपका आज 4 जनवरी 2026 तक का पूरे करंट आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ़ करंट किया जाएगा। आपको फुल एनालिसिस करवाया जाएगा, तो आपको जल्दी ही आएगा। और आज एक और जो टीचर हैं वो भी आपके क्लास लेने वाले हैं, जो मैं कल से ही बोल रहा हूँ। उनका कुछ कारण की वजह से वो नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अभी कुछ देर में ही उनका भी वीडियो आपको अपलोड होगा और आपको प्राप्त होगा। तो कैसा लगा आपका सेशन ज़रूर आप बताइएगा। और हमारा एक मुहिम है 1K का, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।